Hello everyone and welcome back to the No Nonsense Education platform all the way from नागपुर महाराष्ट्र। मित्रों, आपकी सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में आपके लिए एक पेपर है, पेपर 6 भी, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कंप्लीट रिवीजन के लिए हम लोगों ने एक रिवीजन बैच शुरू की है। दीज आर फ्रेशली रिकॉर्डेड वीडियोस। ये वीडियोस आपको जनवरी 2026 के लिए एप्लीकेबल होने वाले, यानी जनवरी 2026 में जो एग्ज़ाम होगी उसमें। अभी हम लोग इस वीडियो से शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक बात मैं आपको बहुत बढ़िया वाली यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। हमारा जो बिजनेस होता है ना, यानी कि व्यापार, उस बिजनेस का एक एनवायरनमेंट होता है जिसे कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हमने हमारी पढ़ाई के लिए, यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए, उस बिजनेस एनवायरनमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला होता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और दूसरा आपका होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ऐसे दो प्रकार के बिजनेस एनवायरनमेंट आप लोगों के सामने आने वाले हैं। अब यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में सारी जानकारी जो है वो आपको चैप्टर नंबर 2 में बताई गई है, और इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आपको चैप्टर नंबर 3 में बताई जाएगी, यानी चैप्टर नंबर 3 में डिस्कशन होने वाला है। चैप्टर नंबर 3 का नाम होने वाला है आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, दीज टू चैप्टर्स आर प्रिटी कनेक्टेड। ये हो गई बेसिक बात। अब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बैच यानी चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने से पहले चैप्टर नंबर 2 के रिवीजन एनालिटिक्स में आपको बता देना चाहता हूँ, यानी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पर रिवीजन एनालिटिक्स आपको दिख रहे हैं। हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो होगा ICAI के स्टडी मॉड्यूल्स। ठीक है, उसमें 4 प्रकार की बातें हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे जो कोर टॉपिक्स होते हैं वो रिवाइज करेंगे। कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स है आप लोगों के ICAI के मॉड्यूल में? टोटल 7 टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो सातों के सातों टॉपिक्स हम लोग रिवाइज करेंगे। उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद एक्सरसाइज दी है जिसमें MCQ, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हम लोग 8 MCQs को रिवाइज करेंगे, 10 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। तो कुल मिलाकर चैप्टर नंबर 2 में इतनी बातें हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, और इनके फ्रेशली रिकॉर्डेड वीडियोस आपको अवेलेबल होने वाले हैं। अब इस वीडियो में हम लोग क्या रिवाइज करेंगे उसका ब्लूप्रिंट मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का पहला वीडियो है, दैट इज वीडियो नंबर 1। इसमें हम लोग रिवाइज करेंगे आपके की स्टेटमेंट्स जो चैप्टर के शुरुआत में दिए गए हैं। देन टॉपिक नंबर 2.1 जो आता है आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसमें हम रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा चैप्टर का मेन फोकस ही एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट हमें इंट्रोडक्टरी पोर्शन में दिया गया है। फिर इसी वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2.2 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में कुल मिलाकर हमें 10 कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करना है। सबसे पहली कॉन्सेप्ट आपकी आने वाली है नीड फॉर सिस्टमैटिक अप्रोच टू एनवायरमेंटल असेसमेंट, यानी हमें एक प्रॉपर फ्रेमवर्क लगेगा, एक सिस्टमैटिक अप्रोच लगने वाला है, उसकी ज़रूरत क्यों है उसके बारे में जानकारी। देन नंबर 2 पे हम रिवाइज करेंगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एज अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लानिंग, यानी बिजनेस प्लानिंग की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस वन ऑफ द स्टेप आपका आने वाला है। नंबर 3 पे हम रिवाइज करेंगे 2 इंपॉर्टेंट सिचुएशनल कंसिडरेशंस फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, यानी जब भी हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे तो हमारे सामने 2 इंपॉर्टेंट सिचुएशनल कंसिडरेशंस आएंगे, यानी 2 ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिन्हें हमें एनालिसिस करते समय कंसिडर करना पड़ेगा। नंबर 4 एनालिटिकल सीक्वेंस इन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, यानी बेसिकली स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसा कौन से स्टेप्स होते हैं वो हम देखेंगे। नंबर 5 पे हम रिवाइज करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एक्यूरेट डायग्नोसिस इन स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अगर हमारे पास डेटा की एक्यूरेसी नहीं है तो हम जो भी डिसीजन लेंगे वो ऑब्वियसली गलत ही होने वाले। डेटा अगर एक्यूरेट है तो हमारा आउटकम भी एक्यूरेट आएगा जो जिसके ऊपर हम डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। नंबर 6 पर हम रिवाइज करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ
पुअर स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग, यानी अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से नहीं समझते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, आपके बिजनेस के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ने वाला है, पॉजिटिव पड़ेगा या निगेटिव पड़ेगा। नंबर 7 में हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ये जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है ये कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल सिस्टम है। तो इसके भी परफेक्ट सिस्टम ना होने के कारण कुछ लिमिटेशंस है, उसमें से 2 मेजर लिमिटेशंस हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले। पहला, प्रोवाइड्स मल्टीपल ऑप्शंस विदाउट क्लियर गाइडेंस। यानी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का काम क्या होता है, भाई साहब बहुत सारा डेटा जमा करो, उस डेटा का एनालिसिस करो और उस डेटा के बेसिस के ऊपर अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस जनरेट करके आपके सामने रख दो, लेकिन इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है इसके बारे में कोई गाइडेंस आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस नहीं देता, वो केवल एनालिसिस तक सीमित है। तो पहला लिमिटेशन क्या हो गया आपका, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे लेकिन कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है इसके बारे में कोई क्लियर कट गाइडेंस नहीं लगेगा, उसके लिए आपको फर्दर अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। नंबर 2, दूसरा मेजर लिमिटेशन क्या है, ये जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की प्रोसेस है ये टाइम कंज्यूमिंग है एंड रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस है। यानी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस प्रोसेस करके फिर उससे डिसीजन मेकिंग लेके उससे बेनिफिट डिराइव करने में समय लगेगा, और रिसोर्स इंटेंसिव मतलब इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, पैसा भी लगेगा, एक्सपर्टीज भी लगेगी, टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिमिटेशंस आपके हो गए। देन नंबर 8 में हम पढ़ेंगे इश्यूज टू कंसिडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जब आप करोगे किसी भी एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो ये 3 इश्यूज आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। पहला, स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर क्या कहा गया था, देखो लिमिटेशन, इट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनेगी, यानी आप रोज मार्केट में खुद को अवेलेबल कराओगे, मार्केट में अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचोगे, डेली रेवेन्यू अर्न करोगे, फिर आपका आएगा मंथ एंड। ठीक है, मंथ एंड में आप देखोगे कितना गया, कितना आया, कितना बचा, प्रॉफिट कितना हुआ, फिर ये प्रोसेस आप कंटिन्यू बेसिस पर करोगे, फिर आप क्वार्टरली रिजल्ट चेक करोगे, फिर आप 6 मंथली आपका पोजीशन देखोगे, फिर आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के 1 साल की पोजीशन देखोगे। उसके बाद में फिर आप डिसीजन लोगे कि बिजनेसेस में किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो क्या होगा, रोज आप बिजनेस करोगे, धीरे धीरे मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअल, ऐसे अलग अलग माइलस्टोन्स आप अचीव करोगे, और पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 5वां साल, ऐसे अलग अलग ईयर्स में आपका बिजनेस धीरे धीरे, अगर आपने सही डिसीजन मेकिंग लिया, सही डिसीजंस लिए, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके पास बहुत सारा नॉलेज, एक्सपीरियंस जमा होते जाएगा, और उसी के बेसिस के ऊपर आपका बिजनेस में इवोल्यूशन होते रहेगा। तो सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर। स्ट्रेटेजी भी जो है करंट इंफॉर्मेशन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के बनती है, और इसीलिए स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है स्ट्रेटेजी बनाते वक्त। देन बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। स्ट्रेटेजी बनाते वक्त जितना इंपॉर्टेंस आप एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को देते हो, उतना ही इंपॉर्टेंस आपको इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट को भी देना है, क्योंकि दोनों बिजनेस एनवायरनमेंट अल्टीमेटली एक ही, दोनों एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों बिजनेस एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। ठीक है, और उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है रिस्क। बिजनेस में हमेशा रिस्क होगी, कोई भी सर्टेनिटी नहीं रहेगी, यानी बिजनेस अनसर्टन है, रिस्की है। तो ये 3 इश्यूज आपको ध्यान में रखना है। फिर कॉन्सेप्ट नंबर 9 में हम देखेंगे फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। जो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था, नीड फॉर सिस्टमैटिक अप्रोच, तो वो सिस्टमैटिक अप्रोच मतलब उसका मतलब होता है फ्रेमवर्क, यानी पहले से प्री डिटरमाइंड स्टेप्स है, उन स्टेप्स को फॉलो करो। पहले से प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में डेटा को प्रेजेंट करो, फिर उस डेटा का एनालिसिस करो एंड अल्टीमेटली डिसीजन फाइनलाइज करो। तो सॉर्टेड तरीके की एक प्रोसेस आपके सामने आएगी, रैंडम प्रोसेस नहीं रहेगी। उसको क्या कहते हैं आप लोग, फ्रेमवर्क। जैसे कि आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार की एंटिटीज हैं। आपका सोल प्रोप्राइटर हो गया, उसके बाद में आपकी पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, उसके बाद में आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स हो गई यानी LLPs, फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गई, फिर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो गई, फिर आपकी गवर्नमेंट कंपनी हो गई, फिर आपकी NGO हो गई, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपकी ट्रस्ट या सोसाइटी हो गई, आपकी
एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो गए, आपके बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए, फिर आपकी आती है बैंकिंग कंपनीज, फिर आपकी आती है इंश्योरेंस कंपनीज, फिर आपकी आती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो इन सब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल एलएलपी जो भी होगी उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी एक्ट में जिस तरीके का फॉर्मेट दिया है वो फॉलो करना पड़ेगा। कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अगर है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, तो उनको कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 में जिस तरीके के फॉर्मेट्स दिए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी एंटिटी बैंकिंग कंपनी है तो उसे बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बैंक्स के लिए जो भी फॉर्मेट दिया गया है वो फॉलो करना पड़ेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने जिस तरीके का फॉर्मेट दिया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, उसी तरीके के फॉर्मेट में आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और इन्हीं सब चीजों को कहा जाता है फ्रेमवर्क। तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क है और यहां पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के फ्रेमवर्क की, यानी एक सेट फॉर्मेट होगा। देन कॉन्सेप्ट नंबर 10 में हमें पढ़ना है इकोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स, यानी पुअर, एवरेज, एक्सेलेंट। तीन लेवल पे हमने प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी किसी भी इंडस्ट्री उसको आइडेंटिफाई किया है। इस इंडस्ट्री में पुअर प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कम होता है, मार्जिन बहुत कम है, एवरेज प्रॉफिट यानी डिसेंट प्रॉफिट है, और एक्सेलेंट प्रॉफिट यानी हाई प्रॉफिट मार्जिन वाली इंडस्ट्रीज। इस तरीके से जैसे आप देखोगे अलग अलग हमारे इंडस्ट्री के सेक्टर है, जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, फिर आप आओगे भाई साहब ट्रांसपोर्टेशन में आपका रेलवेज है, रोडवेज है, वाटरवेज है, एयरवेज है, कौन सा किस तरीके का प्रॉफिट कमा सकते हो। फिर आप फूड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में आओगे, या तो आप फार्मिंग करोगे, या तो आप रॉ मटेरियल जनरेट करोगे, या फिर आप प्रोसेस फूड की बात कर रहे हो, या फिर आप पैकेज फूड की बात कर रहे हो, या फिर आप रेस्टोरेंट बिजनेस की बात कर रहे हो, किस तरीके का आप बात कर रहे हो, या फिर आप एडिबल ऑयल की बात कर रहे हो, है ना, रिफाइंड ऑयल की बात कर रहे हो, या फिर जो कच्ची घानी वाले ऑयल होते हैं, जो कोल्ड प्रेस ऑयल होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हो, एनिमल फीड के बारे में बात कर रहे हो, ह्यूमन फीड के बारे में बात कर रहे हो। तो हर एक इंडस्ट्री का अपना एक इकोनॉमिक कैरेक्टर होता है। इकोनॉमिक कैरेक्टर को हम जब प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उस इकोनॉमिक कैरेक्टर को हम 3 लेवल में डिवाइड कर सकते हैं, पुअर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एक्सेलेंट प्रॉफिट। तो ऐसे 10 कॉन्सेप्ट हमें इस वीडियो में टॉपिक नंबर 2.2 में भी रिवाइज करने हैं। तो कुल मिलाकर हम इसमें की स्टेटमेंट्स, इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ऐसी बातों को रिवाइज करने वाले हैं। अब आ जाओ हमारे स्टडी मटेरियल में जो आपकी स्क्रीन पर एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहा है। तो मित्रों एक छोटा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूँ। हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो कंप्लीटली ICAI के मॉड्यूल के ऊपर बेस्ड है। जनवरी 2026 में जो आपकी एग्जाम होने वाली है CA इंटरमीडिएट की, उसमें ICAI का कौन सा मॉड्यूल आप रेफर करोगे, तो उसमें जो जुलाई 2024 वाला एडिशन है वो आपको एप्लीकेबल होने वाला है, वही मैंने रेफर किया है और उसी को बेस बना के मैंने ये स्टडी मटेरियल को फॉर्मेट एंड रिफाइन किया हुआ है। अब ये जो की स्टेटमेंट्स है ये आपको मिलेगा ICAI के मॉड्यूल पे पेज नंबर 2.1 पे। जिन भी बच्चों के पास मेरा ये स्टडी मटेरियल या नोट्स अवेलेबल नहीं है, आप चिंता मत करना, ICAI के हर एक टॉपिक के नीचे मैंने आपका रेफरेंस दे दिया है कौन से पेज पर आप ये टॉपिक ढूंढ सकते हो। ICAI का मॉड्यूल ओपन कर लेना और इन वीडियोस को देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाओ भाई साहब, हम लोग की स्टेटमेंट्स को रिवाइज करते हैं। की स्टेटमेंट्स को रिवाइज क्यों कराता हूं मैं, ताकि अगर गलती से भी MCQ में इससे रिलेटेड सवाल आ जाए तो आपका 1 या 2 मार्क सिक्योर हो जाना चाहिए। सबसे पहला की स्टेटमेंट, एनवायरमेंटल एनालिसिस इज द प्रोसेस बाय विच strategists monitor the economic, governmental or legal, market or competitive, supplier, technological, geographic and social settings to determine opportunities and threats to their firms। तो बेसिकली ये विलियम F ग्लुएक भाई साहब क्या कहते हैं, देखो, सबसे कोर एंटिटी होती है हमारी बिजनेस फर्म। उस बिजनेस फर्म का एक बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, उस बिजनेस एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज भी होती है, उस बिजनेस एनवायरनमेंट में थ्रेट्स भी होता है। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके उनको कैपिटलाइज करना है यानी पैसे कमाने हैं, और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके उनको नलीफाई करना है। तो इसके लिए हमें एक
सिस्टमेटिक अप्रोच लगने वाला है। तो विलियम एफ ग्लुएक भाई साहब क्या कहते हैं, वो सिस्टमेटिक अप्रोच होता है एनवायरमेंटल एनालिसिस। ठीक है, ये एनवायरमेंटल एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसकी मदद से जो भी स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब क्या, आपके आर्सेनल में, आपके नॉलेज बेस में स्ट्रैटेजिस्ट बनने की कैपेबिलिटी, स्किल, ट्रेनिंग है। ठीक है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपको स्ट्रेटेजिस्ट का कहीं रोल मिलता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फ्रीलांसिंग में, तो आप क्या ध्यान में रखोगे, कोर एंटिटी आपकी बिजनेस फर्म है, उस बिजनेस फर्म के एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है, इसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए। वो सिस्टमेटिक अप्रोच आपको मिलेगा एनवायरमेंटल एनालिसिस की मदद से। इस प्रोसेस को फॉलो करके एक स्ट्रेटेजिस्ट क्या करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है। उस बिजनेस एनवायरनमेंट में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, कौन से, इकोनॉमिक फैक्टर, गवर्नमेंटल फैक्टर, लीगल फैक्टर, मार्केट फैक्टर, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, सप्लायर, बायर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जियोग्राफिक फैक्टर, सोशल सेटिंग्स। यानी हमारे फर्म के ऊपर एक्सटर्नल, ये सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स आपको बताए गए हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इनका हमारे फर्म के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है, क्या ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं, क्या ये हमारे लिए थ्रेट्स जनरेट करते हैं, इसका एनालिसिस आप एनवायरमेंटल एनालिसिस या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस के साथ कर सकते हो। तो विलियम एफ ग्लुएक भाई साहब का बस इतना सा कहना है। फिर ये जो है केनिची ओहमाई, ये क्या कहते हैं, द एनालिसिस इज द क्रिटिकल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो जब भी आपको अपनी थॉट प्रोसेस को शार्प करना है, अपनी थॉट प्रोसेस को क्लैरिटी देनी है, तो भाई साहब एनालिसिस इज द क्रिटिकल स्टार्टिंग पॉइंट। यानी एक्सटर्नल एनवायर, आपको अगर सही डिसीजन लेना है तो आपको एक्यूरेट डेटा लगेगा। एक्यूरेट डेटा कब मिलेगा, जब आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की प्रोसेस को फॉलो करोगे और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करोगे। ठीक है, तो ये कहना है हमारे केनिची ओहमाई भाई साहब का। इसी के साथ आपके की स्टेटमेंट्स के बारे में रिवीजन होती है समाप्त। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के पेज नंबर 2.2 और 2.3 पर मिलने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बेसिकली एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। There are different kinds of business activities that take place in an organizational settings, and a cursory look into their world reflects a variety of organizations ranging from small local businesses to international or multinational corporations level। तो भाई साहब यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। बहुत सारे प्रकार की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जिसमें आपके स्मॉल एंड लोकल बिजनेसेस भी होते हैं एंड इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी एग्जिस्ट करती है। जनरली ऑर्गेनाइजेशंस आर डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन देयर साइज, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, जियोग्राफिकल कवरेज, लीगल स्टेटस एंड लाइक। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम जब डिस्टिंग्विश करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम देखते हैं भाई साहब इकोनॉमिक साइज कितना है, इसका रेवेन्यू क्या है। 50 करोड़ वाली कंपनी है, 100 करोड़ वाली कंपनी है, 500 करोड़, 1000 करोड़ या फॉर्चून 500 वाली कंपनी है, वो देखेंगे। टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कौन से प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या करती है। ठीक है। मार्केट्स, कौन से मार्केट्स में ये सर्व करती है, B2C है यानी बिजनेस टू बिजनेस वालों को सर्व करती है, रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट, या फिर रीजनल मार्केट, आपका लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, स्टेट वाला मार्केट, या फिर नेशनल मार्केट, या फिर इंटरनेशनली प्रोडक्ट सेल करती है। जियोग्राफिकल कवरेज, वही मार्केट्स बेसिकली जियोग्राफिकल स्प्रेड। फिर आपका आता है लीगल स्टेटस। अभी मैंने आपको अलग अलग एंटिटीज की बातें बताई थी भाई साहब, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, NGO है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कौन है, एंड अलग अलग प्रकार के उसके आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी। तो बेसिकली ये बहुत बहुत जनरल पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन रिलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, इन्होंने आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का और बिजनेस एनवायरनमेंट एंड उसमें प्रेजेंट रहने वाली एंटिटीज के बारे में एक बैकग्राउंड जनरेट कर दिया। फिर पॉइंट नंबर 2, whatever their size or other distinguishing features, they do not operate in vacuum। वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करते वो लोग। They
कंटिन्यूसली एक्ट एंड रिएक्ट टू व्हाट हैपन्स आउटसाइड देयर पेरिफेरी, यानी वो हमेशा अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के, अपने रिलेटेड एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं. द फैक्टर्स दैट आर आउटसाइड द बिजनेस ऑपरेशंस आर टिपिकली रेफर्ड टू एज ऑर्गेनाइजेशनल और बिजनेस एनवायरनमेंट. अब यहाँ पर देखो बिजनेस, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आपको मिलती है. तो पॉइंट नंबर 2 में कंप्लीट जो है वो आपका बिजनेस, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है. वॉट एवर दे, अब यहाँ पर इस डेफिनेशन को बिल्डअप करने के लिए, इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको पॉइंट नंबर 1 की जरूरत पड़ती है. अदरवाइज इंडिविजुअली पॉइंट नंबर 1 आपके लिए कोई रिलेवेंस नहीं रखता है. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. Whatever their size or other distinguishing features, they do not operate in vacuum. They continuously act and react to what happens outside their periphery. ठीक है, outside their periphery. The factors that are outside the business operations are typically referred to as organizational or business environment, यानी external organizational या फिर external business environment. In other words, and in the specific context of business, environment may be defined as a set of all external factors that weigh in the minds of the managers. तो बेसिकली ये आपकी डेफिनेशन या फिर मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट होता है. देन इसी के कंटिन्यूएशन में पॉइंट नंबर 3 में आपको दी गई, आपको एक विजुअल क्लैरिटी देने के लिए एक डायग्राम दी गई है बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो हम देखते हैं. ड्रॉइंग एन एनालॉजी विद द टर्म एटमॉस्फियर, वन कुड एनविजन लेयर्स ऑफ सच इन्फ्लुएंसेस. अब डायग्राम में आ जाओ. ये देखो भाई साहब, ये हमारी फर्म है, ये हमारी फर्म का इंटरनल एनवायरनमेंट है. ठीक है, इसमें आते हैं आपके एम्प्लॉयज़, इसमें आते हैं आपके जो भी अलग अलग आपके बेसिकली आपकी फर्म की अंदरूनी बातें. देन इसी फर्म के ऊपर नेक्स्ट आपका यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा आपका एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट तैयार होता है. उसमें कौन आते हैं आपके फर्म के स्टेक होल्डर्स, फिर इंडस्ट्री शेपिंग कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, नेक्स्ट इज डोमेस्टिक पॉलिटिकल लीगल सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक डेमोग्राफिक इकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. फिर उसके बाद में आता है आपका इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल पॉलिटिको लीगल सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक डेमोग्राफिक इकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. तो ऐसा स्पीयर ऑफ, इसे क्या कहा जाता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस. हालांकि ये स्पीयर के शेप में नहीं है, लेकिन इन जनरल टर्मिनोलॉजी इसे कहा जाता है स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो इन सारे फैक्टर्स का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिजनेस फर्म के ऊपर हमेशा पड़ते रहता है, और इसी से जनरेट होती है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स. ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट सिनेरियो आपका यहाँ पर होता है समाप्त. अब देखो, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक फॉर्म्यूलेशन, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक फॉर्म्यूलेशन बिगिन्स विद अ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. स्ट्रेटेजिक फॉर्म्यूलेशन बेसिकली जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाने वाले हो, सॉल्यूशन निकालने वाले हो, उसकी शुरुआत हमेशा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से ही होने वाली है. Its objective is to compile information about internal and external environments in order to assess possibilities while formulating strategic objectives and contemplating strategic activities. इसका मतलब क्या हो गया, देखो भाई साहब, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, टू कंपाइल इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मेरी जो फर्म है उसके जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है वो इंफॉर्मेशन मुझे कंपाइल करनी है, प्रॉपरली क्लासीफाई करनी है, सेगमेंट करनी है एंड डॉक्यूमेंट करनी है, ताकि जब भी मुझे डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़े मेरे पास एक रेडीमेड डेटा अवेलेबल होना चाहिए, एक्यूरेट डेटा होना चाहिए. ठीक है, देन इन दिस, अब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का यहाँ पर उन्होंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया. उसका ऑब्जेक्टिव केवल इंफॉर्मेशन कंपाइलेशन है, वो आपको डिसीजन मेकिंग में मदद नहीं करेगी. डिसीजन मेकिंग के लिए जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन लगने वाली है वो कंपाइल करके एक जगह पे प्रोवाइड करेगी. उसके बाद जो ऑप्शंस जनरेट होने वाले हैं बिजनेस के लिए, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, उसमें से कौन सा ऑप्शन आपके बिजनेस के लिए या आपके लिए सबसे सही होगा, उसका फर्दर डिसीजन लेने के लिए आपको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस वहां पे आपको मदद नहीं करेगा. ठीक है, तो एकदम क्लैरिटी के साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस यानी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर रिवाइज करा दिया है. ठीक है, अब हम रिवाइज करेंगे टॉपिक नंबर 2.2
स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, ये बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसमें आपके रिवाइज होने वाले हैं। इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसके पेज नंबर 2.3 से लेकर 2.8 तक आपको ये कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, नीड फॉर सिस्टमेटिक अप्रोच टू एनवायरमेंटल असेसमेंट। भाई साहब, कोई भी अगर आपको बहुत बड़ा काम करना होता है ना, तो बड़ा काम करने के लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम लगती है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स है। अगर आप रैंडमली कोई भी स्टेप फॉलो करोगे तो प्रोडक्ट या सर्विस आप मैन्युफैक्चर नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट या फिर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आपको एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा ताकि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की एक सर्टेन क्वालिटी आप इंश्योर कर सको। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको सही तरीके से कंपाइल करके एक जगह पे प्रोवाइड करना ताकि स्ट्रेटेजिस्ट जो है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर अपना डिसीजन फाइनलाइज कर सके। इसीलिए जब आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती, कंपाइल करने की ज़रूरत होती है, तो आपको उसको प्रॉपरली क्लासीफाई करना पड़ता है कि भाई साहब ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। इनकम टैक्स लॉ में कुछ चेंज हुआ तो आप इनकम टैक्स इन्हें डायरेक्ट टैक्सेस में डालोगे। जीएसटी या कस्टम्स या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कुछ चेंज होता है तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में उसको क्लासिफाई करोगे। ठीक है, उसके बाद में कंपनीज एक्ट अगर कोई चेंज करता है तो आप उसे कंपनी लॉ एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उसको क्लासिफाई करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन करना पड़ता है और ये सारे क्लासिफिकेशन कराने के लिए आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पर आता है कि भाई साहब अगर आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ढंग से करना है तो आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच की ज़रूरत पड़ने वाली है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज नॉट अ टास्क इन विच मैनेजर्स कैन गेट बाय विथ इंट्यूशंस, ओपिनियंस, इंस्टिंक्ट्स एंड क्रिएटिव थिंकिंग। आपको फैक्ट बेस्ड, डेटा बेस्ड डिसीजन लेने हैं। इंट्यूशन, ओपिनियन, इंस्टिंक्ट्स एंड क्रिएटिव थिंकिंग डेटा मिलने के बाद आपको अप्लाई करने, पहले विदाउट डेटा आप अप्लाई नहीं कर सकते। Judgments about what strategies to pursue need to flow directly from analysis of firm's external environment and its internal resources and capabilities. Reality based decisions आपको लेने हैं। Point number 2, environmental scanning is a natural and continuous activity for every business and some do it on an informal basis while others have a formal structure to collect meaningful information. अब दो प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनके पास बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और छोटी कंपनियां जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। तो जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते वो क्या करते हैं, इनफॉर्मल बेसिस के ऊपर, यानी ज़्यादा खर्चा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में नहीं करते, जितना उनको खुद मैनेज होता है, जितना उनके एम्प्लॉयज से मैनेज होता है वही टास्क वो परफॉर्म कर देते हैं। और जो कंपनीज होती है जिनके पास बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजिस्ट को हायर करते हैं, उनको पैसा देते हैं, समय लगाते हैं एंड देन सब चीज़ों को कंडक्ट कराते हैं। तो दो प्रकार की बातें यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, It is just as important to learn about changes in tax regulations through television news as it is through a well-established reading material from experts. यानी इनफॉर्मल बेसिस पे आप टेलीविजन न्यूज़ जो आती है उससे भी इनकम टैक्स के बारे में आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, जो भी टैक्सेशन में रिफॉर्म्स होते हैं। लेकिन अगर आपको सही, डिटेल्ड, पिन पॉइंट या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या लगेगा, वेल एस्टैब्लिश्ड रीडिंग मटेरियल फ्रॉम एक्सपर्ट, यानी जो भी टैक्सेशन में एक्सपर्ट होगा उस व्यक्ति का ब्लॉग होगा, कहीं पे उसने रिपोर्ट लिखी होगी, कहीं पे उसने बुक लिखी होगी, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे वीडियो बनाया होगा या फिर आर्टिकल लिखा होगा, तो आप उसको रेफर करोगे। आप टेलीविजन एंकर्स के ऊपर उतना निर्भर नहीं करोगे। हाँ, इनिशियल इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि भाई अपडेट क्या है, तो अपडेट्स को गैदर करने के लिए आप टेलीविजन चैनल का यूज कर सकते हो, लेकिन डीप स्टडी के लिए आपको प्रॉपर वेल एस्टैब्लिश स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए सिस्टमैटिक अप्रोच हमेशा एनवायरमेंटल असेसमेंट के लिए जरूरी होता है। द कैपेसिटी टू कलेक्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन इनफॉर्मल सेटिंग्स usually separates great entrepreneurs and managers. Using just formal techniques, on the other hand, exposes the organization to missed opportunities and unanticipated hazards. A systematic approach to environmental assessment is essential for managing risk and uncertainty. Basically, ये वाला पॉइंट हमें क्या कहता है कि एक
जो टॉप क्लास एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और मैनेजर्स होते हैं, वो किसी एक अप्रोच को फॉलो नहीं करते, वो इनफॉर्मल अप्रोच को भी फॉलो करते हैं और वो फॉर्मल स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि दोनों में से फिर जो डेटा आपका जनरेट होगा उसको आप क्रॉस वेरीफाई करोगे, कोरोबोरेट करोगे एंड अल्टीमेटली एक रिफाइंड डिसीजन आप जनरेट कराओगे। ठीक है, तो नीड फॉर सिस्टमैटिक अप्रोच इन 3 पॉइंट्स में हमारा समराइज हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एज अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत लंबी होती है, रेगुलर बेसिस पे अटेंड करनी पड़ती है और बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स या प्रोसेसेस उसमें होते हैं। उसमें से एक कंपोनेंट होता है आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। द मेजॉरिटी ऑफ द रैपिडली एक्सपांडिंग ऑर्गेनाइजेशंस यूज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थ्रू आउट वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर ऑपरेशंस। ठीक है, जो भी रैपिडली एक्सपांडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को रेगुलरली अपने बिजनेस ऑपरेशंस में यूज करती है, अप्लाई करती है। द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लानिंग। अब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लानिंग दैट हैज अ मेथोडिक। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। दैट मीन्स व्हाट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। The strategic analysis is a component of business planning that has a methodical approach, assist in making the right resource investment and assist business in achieving its objective। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का सहारा लेता है अपने बिजनेस प्लानिंग में तो वो 3 बेनिफिट्स को अचीव कर सकता है। कौन सी है वो? एक मेथोडिकल अप्रोच उसे मिलेगा, देन असिस्ट इन मेकिंग राइट रिसोर्स इन्वेस्टमेंट्स, यानी कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेड रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें ऑप्टिमम रिटर्न मिल सके, ये अचीव करेगा। देन असिस्ट बिजनेस इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में भी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आपको मदद करता है। लास्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस फोर्सेस टू थिंक अबाउट the rivals and assist in the evaluation of business plans to stay ahead of the competition। तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आपका एक और विंडो ओपन करता है, पर्सपेक्टिव ओपन करता है किसके बारे में? मार्केट में कंपटीशन क्या है, किस तरीके के लोग हमारे मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या उनकी वजह से हमारा रेवेन्यू के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपने कंपटीशन से ज़्यादा बेहतर बन जाए और जो भी कस्टमर्स है वो केवल हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की तरफ ही अट्रैक्ट हो। तो मित्रों, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एज अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लानिंग, इसमें ये 3 बातें बेसिकली यहाँ पर तो जनरल स्टेटमेंट है। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। देन तीसरा टॉपिक, The two important situational considerations for strategic analysis are, जब भी आप strategic analysis करोगे तो इन 2 बातों के बारे में ध्यान में रखना है। पहला, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, यानी आपको एनालिसिस किसका करना है? इंडस्ट्री में क्या कंडीशंस प्रिवेल कर रही है एंड आपके कॉम्पिटिटर्स किस कंडीशन में है, यानी आपको इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिशन दोनों के बारे में सोचना है। एंड दूसरा, एन ऑर्गेनाइजेशंस ओन कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेस, इंटरनल स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड मार्केट पोजीशन। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में आपको यहां पर 2 बातें बताई गई है। इंडस्ट्री एंड कंपटीशन का मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशंस ओन कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेस, इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है आपको? इंटरनल एनवायरनमेंट। यहां पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स बताए गए हैं और पॉइंट नंबर 2 में इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स बताए गए हैं। तो जब भी आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करोगे तो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों को कंसीडर करना है, ये पॉइंट नंबर 3 आपको बताता है। उसी का पॉइंट नंबर 3 में जो बात उन्होंने बताई है उसी का डायग्राम देखो। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होती है? दिस इज माय फर्म, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ, अब ये जो मेरी फर्म है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मेरा करंट वाला विजन, मिशन, गोल्स एंड स्ट्रेटजीज क्या है उसका इवैल्यूएशन करूंगा। फिर मेरे 2 कंपोनेंट्स है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट्स। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने के बाद मुझे क्या पता चलेगा? मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज है और मार्केट में कौन से खतरे हैं, ठीक है, इन 2 चीज़ों को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जब मैं इंटरनल एनालिसिस करूंगा
तब मुझे क्या पता चलेगा, मैं कौन सी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है और मेरे ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस क्या है। ठीक है, तो ये दोनों आपके सिचुएशनल कंसिडरेशंस है, एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस। फिर इन चारों चीज़ों को, यानी एक्सटर्नल एनालिसिस से जो डेटा जनरेट होगा वो भी आप एक जगह पे लेके आओगे, इंटरनल एनालिसिस से जो डेटा जनरेट होगा वो भी आप यहाँ पर लेके आओगे और उसको अप्लाई करोगे, अपने विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करोगे, एंड फाइनली आपके सामने बिजनेस ऑप्शंस आपके रेडी होने वाले हैं। इसमें से फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है, फिर उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का प्रोसेस फंक्शन करता है। और ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, जितने सालों तक आपका बिजनेस चलते रहेगा तो आपको साल दर साल ये प्रोसेस बिजनेस में कंटिन्यूअस अप्लाई करते रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 4, एनालिटिकल सीक्वेंस इन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। अब यहाँ पर स्टेप्स है। जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करोगे, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये बातें आपको इसी सीक्वेंस में फॉलो करनी है। सबसे पहले क्या होगा आपका, सबसे पहले क्या करोगे आप, फर्स्ट स्ट्रेटेजिक अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिचुएशन। स्ट्रेटेजिक अप्रेजल मतलब ये वाली डायग्राम, आपके एग्जिस्टिंग विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आप आइडेंटिफाई करोगे, एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस करोगे, डेटा गैदर करोगे और एक जगह पे लेके आओगे। तो बेसिकली आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में स्ट्रेटेजिक अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिचुएशन टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी। अब सब डेटा गैदर करने के बाद आपके पास बिजनेस के अलग अलग ऑप्शंस जनरेट हो गए। अब इन ऑप्शंस में से आप ये देखोगे कि भाई साहब कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए सबसे सही है। तो स्टेप नंबर 2 हो गई आपकी। तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे, द फाइनल चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी, जो मेरे विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है, उस स्ट्रैटेजी को मैं ओके करके आगे इंप्लीमेंट करा दूंगा। एंड स्टेप नंबर 4 में आप क्या करोगे, रिपीट द अबाउ ऑन रेगुलर बेसिस एज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग एंड साइक्लिकल प्रोसेस। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और इस तरीके से आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस कंडक्ट करते हो। एंड दिस इज अ रिपीटेटिव प्रोसेस, कंसिस्टेंटली आपको ये प्रोसेस रिपीट करते रहनी पड़ेगी। टॉपिक नंबर 5, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्यूरेट डायग्नोसिस इन स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अब मुझे एक्यूरेसी के साथ डायग्नोस करना है, 100% एक्यूरेसी, मैक्सिमम एक्यूरेसी। Accurate diagnosis of the business situation is necessary for managerial preparation to decide on sound and long-term direction, setting appropriate objectives and क्राफ्टिंग अ विनिंग स्ट्रेटेजी। ये विनिंग स्ट्रेटेजी वाला इंपॉर्टेंट वर्ड है। विनिंग मतलब भाई मुझे प्रॉफिट कमाना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, दिस इज माय विनिंग सिचुएशन इन बिजनेस। तो अगर ये विनिंग सिचुएशन में अचीव नहीं कर पा रहा हूं तो फिर मेरा बिजनेस लॉस में जाएगा और धीरे धीरे सारे रिसोर्सेज समाप्त हो जाएंगे और बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एक्यूरेट डायग्नोसिस मतलब भाई साहब सॉल्यूशन निकालना है तो आपको एक्यूरेट डेटा लगेगा, डायग्नोस करना पड़ेगा। डायग्नोसिस मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, इनको एक्यूरेसी के साथ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डायग्नोस करना पड़ेगा। जब आप देखोगे एक्यूरेसी के साथ अपॉर्चुनिटी है तब जाके आप मार्केट में कमाई कर पाओगे। जब आप देखोगे मार्केट में खतरा है तो खुद को लॉस से बचा पाओगे। जब आप देखोगे मेरे पास ये स्ट्रेंथ है तो आप उस स्ट्रेंथ को प्रोडक्ट या सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म करके कस्टमर्स को सर्व करोगे। जब आप देखोगे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये वीकनेसेस है, उस वीकनेसेस के ऊपर काम करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप स्ट्रांग बनाओगे, है ना। तो एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ व्हाट, डायग्नोसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, वही बात आपको यहाँ पर बताई गई। जब आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक्यूरेटली डायग्नोस करते हो तब आपको पता चलता है कि मेरे लिए लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और विनिंग स्ट्रेटेजी में कैसे बनाऊं। देन टॉपिक नंबर 6, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पुअर स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग। अब आपके पास अगर ये पॉइंट नंबर 5 तक हमने जितनी बातें डिस्कस की है वो आपको सही तरीके से समझ में नहीं आई तो आपके ऊपर किस तरीके का निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा वो पॉइंट नंबर 6 में हमें बताया गया है।
Without perceptive understanding of the strategic aspects of a company's external and internal environments, the chances are greatly increased that managers will finalize a strategic game plan that doesn't fit the situation well, that holds the prospect for building that holds little prospect for building competitive advantage and that is unlikely to boost company performance. तो बेसिकली यहाँ पर हमें जो अचीव हो रहा था वो यहाँ पर अचीव नहीं होगा, उसके उल्टा होगा। अगर हमने सही तरीके से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं समझा तो क्या होगा, हम अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर हम इन 4 एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो भाई साहब हम एक स्ट्रेटेजिक गेम प्लान नहीं बना पाएंगे सही तरीके से। उसके बाद हम किसी भी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप नहीं कर पाएंगे एंड हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस भी डिक्लाइन होगा, खराब होगा। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 7, टॉपिक नंबर 7, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अब इतने सारे बेनिफिट्स है, बहुत काम की चीज है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, बट लेकिन किंतु परंतु ये सिस्टम कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हाईली डायनामिक है। समय के साथ आगे आगे चीज़ें बढ़ती जाती है, नई टेक्नोलॉजीज आती है, नया नॉलेज ओपन अप होता है, पुराना नॉलेज, पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है। और इन्हीं कारणों की वजह से हर एक सिस्टम में, हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आते हैं। वो लिमिटेशंस क्या है, वो लिमिटेशंस कुछ इस तरह के हैं। The strategic analysis is a continuous process which is not without limitations. There are 2 major limitations of strategic analysis that we need to be aware of. पहला, provide multiple options without clear guidance. अब यहाँ तक हमको तो पता चल गया कि भाई साहब strategic analysis जब हम करते हैं तो हमें business options ready करने की कैपेबिलिटी मिल जाती है, लेकिन इन बिजनेस ऑप्शंस में से कौन सा बिजनेस ऑप्शन मेरे लिए सबसे सही है ये डिसाइड करने की कैपेसिटी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में फिलहाल नहीं है। प्रोवाइड्स मल्टीपल ऑप्शंस विदाउट क्लियर गाइडेंस। इट गिव्स अ लॉट ऑफ इनोवेटिव ऑप्शंस बट डजंट टेल विच वन टू पिक। द ऑप्शंस कैन बी ओवरलैपिंग, कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। दूसरा लिमिटेशन क्या है दोस्तों, टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस। समय लगता है और खर्चा भी बहुत होता है। इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एट टाइम्स, हर्टिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग। अब टाइम कंज्यूमिंग का मतलब क्या, किसका टाइम खाएगा ये, तो हमारे एम्प्लॉयज़ का ही टाइम खाएगा। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ का टाइम खाएगा तो ऑब्वियसली हमारे एम्प्लॉयज़ का जो डेली आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ऑल्सो can put constraint on other efficient innovations such as developing a new product or a service. जब आप resources strategy formulation या strategic analysis में लगाते हो तो obviously एक limited pot है आपके पास, limited resources है। अब आपको decide करना है भाई साहब resources को strategy में invest करूँ, रिसोर्सेज को इनोवेशंस में इन्वेस्ट करूँ, या फिर रिसोर्सेज को न्यू प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करने में इन्वेस्ट करूँ, है ना। तो अगर आपने स्ट्रैटेजी में लगा दिया तो उतने रिसोर्सेज फिर आप अलग जगह पे यूज़ नहीं कर पाओगे, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्ट्रैटेजी में रिसोर्सेज लगाने के बाद आपको 100% सक्सेस मिलेगा ही बिजनेस में। उसी को क्या कहा जाता है, रिस्क, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो ये 2 प्रकार के लिमिटेशंस भाई साहब स्ट्रैटेजिक एनालिसिस आपको जनरेट करा के देती है। देन टॉपिक नंबर 8, इश्यूज टू कंसीडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। जब भी आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कराओगे तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। पहला, स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रेटेजी एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 1 महीने में इवॉल्व हो सकती है, क्वार्टरली इवॉल्व हो सकती है, 6 महीने में, या साल भर भी लग सकता है। ठीक है, ईच स्ट्रेटेजिक डिसीजन must balance the different factors that impact and constrain strategy. A key element of strategic analysis is the probable outcomes of everyday decisions. A current strategy is the result of several little choices taken over a protracted period of time. वही बात यहाँ पर उन्होंने शब्दों में कहे। भाई साहब देखो, जो हमारी स्ट्रैटेजी है ना वो बहुत सारे छोटे छोटे निर्णय, छोटे छोटे डिसीजंस के बेसिस के ऊपर, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर हम जो डिसीजंस लेते हैं उससे बनती है। जैसे कि आज आप जितने साल के हो, 20 साल 25 साल के आप होंगे, करेक्ट, तो
पैदा होने के बाद अभी 25 साल तक का आपका जीवन हो गया, तो आप खुद को देखो, आप आपके बॉडी में चेंजेस हुए, आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस हुए, आपकी स्किल्स कैपेबिलिटीज़ में चेंजेस हुई, तो ये क्या हुआ, ह्यूमन इवोल्यूशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली कोई भी बिजनेस, कोई भी स्ट्रेटेजी, आप उसका उस स्ट्रेटेजी को जब बर्थ देते हो तो भाई पैदा होते ही कोई एकदम 30 मार का नहीं बनता, उसको पैदा हो जाएगा पहला साल दूसरा साल, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसके पास नॉलेज गेन होता है, उसको दुनियादारी का एक्सपीरियंस आता है, फिर 20 या 25 साल में जाकर वो कुछ करने लायक हो जाता है। तो सिमिलरली जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अ मैनेजमेंट radically A management radically changes strategy when they try to speed up the organizational growth. Radically changes यानी एकदम ड्रास्टिक चेंजेस, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब जो भी आप देखो, ये जो बॉडी बिल्डिंग का जिनको शौक चढ़ जाता है, तो वो 2 या 3 साल उनको बॉडी बनाने में जान पे आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लेना शुरू कर देते हैं, स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, इंस्टेंट आपको बूस्ट मिल जाता है। तो ये रेडिकल चेंजेस का मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी और एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको भाई साहब अपना धंधा एकदम 1 महीने में ही बड़ा करना है, तो उसको उतना मार्केटिंग में खर्चा भी करना पड़ेगा ना, 200 करोड़ 500 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके आपका मार्केट में पेनिट्रेशन होगा। तो आपको अगर जल्दी ग्रोथ चाहिए तो उतने ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज भी आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। Strategy is influenced by experience, but it has to be updated when the results become clear. It therefore evolves with time. तो भाई साहब ये 4 पॉइंट में इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया गया है। दूसरा बात आपको क्या कंसिडर करना है स्ट्रेटेजी बनाते वक्त, बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। इन प्रैक्टिस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस necessitates creating a reasonable balance between many conflicting challenges because a perfect fit between them is unlikely। यानी आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, दोनों को सेम इंपॉर्टेंस देके चलना पड़ेगा। Management must consider opportunities, influences, and constraints while taking a strategic decision. There are factors driving a decision such as entering a new market. Concurrently, there exist constraints that limit the option, such as the presence of large opponent. अब जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री का एग्जांपल ये 3 लाइनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले कौन से प्लेयर्स थे, BSNL पहले सबसे बड़ा था, फिर प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, फिर आपका एयरटेल आया, एयरसेल आया, आइडिया आया, वोडाफोन आया, वोडाफोन के पहले हच था, फिर ये बहुत बढ़िया इंडस्ट्री इंडिया में काम कर रहे थे, बहुत कस्टमर को इन्होंने लूटा। फिर क्या हो गया, हमारे जियो भाई साहब आए, जियो भाई साहब ने पूरा तहलका मचा दिया, एकदम 4G नेटवर्क लेके आ गए, 1 साल तक फ्री में, बेसिकली सिम तो फ्री में नहीं बांटे उन्होंने, 99 रुपीज़ वो चार्ज लेते थे, लेकिन 1 साल तक सर्विसेज उन्होंने एकदम फ्री में बांटी। जियो जे धनाधन सबको 99 रुपीज़ में सिम ले लो, अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड कर दिया। फिर क्या हो गया, एकदम 30-40 करोड़ 50 करोड़ लोगों ने जियो का सिम ले लिया, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए, 1 साल तक फ्री में दिया। फिर 50 करोड़ में से चलो 10-15 करोड़ लोगों ने भी इनिशियली अगर जियो को सब्सक्राइब किया होगा उसके प्लान्स को, तो भाई 1 साल में उसका पूरा इन्वेस्टमेंट निकल गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब भी मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर उतरता है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जो था, रिलायंस अपना जियो फाइबर एंड जियो टेलीकॉम सर्विसेज लेके आया, तो ये बड़ा प्लेयर मार्केट में एंटर हुआ, और इसकी वजह से क्या हुआ, सब लोगों को अपने प्राइसिंग चेंज करने पड़े, सब लोगों को अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ा, क्योंकि भाई साहब जियो के जो रेट्स थे बहुत सस्ते थे, आइडिया के रेट्स बहुत महंगे थे। फिर आइडिया को लॉस मेकिंग, आइडिया को प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने क्या किया, वोडाफोन आइडिया ने खुद को मर्ज कर लिया, ताकि भाई साहब कंपटीशन में अपने सारे एसेट्स एंड रिसोर्सेज एक जगह पर उन्होंने ला लिया, कंसोलिडेट कर लिया, ताकि मार्केट में वो एग्जिस्ट कर सके। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। These limiting constraints will have various implications on the kind, degree, volume and significance of the impact. तो balance of external and internal environment के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स का जस्टिफिकेशन दिया गया है। फिर आपके बिजनेस में भाई साहब रिस्क हमेशा रहने वाली है, रिस्क का फैक्टर भी आपको एकदम अच्छे तरीके से हमेशा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कंसिडर करना है। In strategic analysis, the principle of maintaining balance is important. However, the complexity and intermingling variables in the environment reduces the strategic balance in the organization. Competitive markets, liberalization, globalization, booms, recessions, technological advancement, inter-country relationships all affect businesses and pose
रिस्क एट वेराइंग डिग्रीज। अब बैलेंस तो मेंटेन करना है, लेकिन रिस्क भी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। ये जो रिस्क है इन कंपोनेंट्स की वजह से एग्जिस्ट करती है, और इनकी डिग्री जो है वो यानी बहुत ज़्यादा हाई, मिनिमम रिस्क, एवरेज रिस्क, हाइपर रिस्क, ऐसे अलग अलग आप क्लासीफाई कर सकते हो। देन an important aspect of strategic analysis is to identify potential imbalances or risk and assess their consequences। अब इन फैक्टर्स की वजह से बिजनेस में जो रिस्क निर्माण होती है, जो जनरेट होती है रिस्क, उसका मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसका एनालिसिस तो मुझे करना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। और अगर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक यानी लॉस वाले कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मुझे वो लॉस ना हो, यानी मुझे उससे बचना है, तो इस तरीके की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्क दैट रिक्वायर्स कंसिडरेशन इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज गिवन बिलो। तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की प्रोसेस में रिस्क को हम कैसे हैंडल करते हैं वो डायग्राम, ये फ्रेमवर्क आपको यहाँ पर दिया गया है। इस फ्रेमवर्क में दो वर्टिकल्स आपका है, पहला ये वर्टिकल एक्सिस है आपका और दूसरा है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में आपकी रिस्क दी गई है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपको टाइमलाइन दी गई है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक रिस्क दो प्रकार की होती है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जनरेट होने वाली और एक इंटरनल एनवायरनमेंट से जनरेट होने वाली। तो भाई साहब ये जो स्ट्रेटेजिक रिस्क है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जनरेट होती है वो शॉर्ट टर्म में एरर्स, वो शॉर्ट टर्म में किस कारणों से जनरेट होती है, एक्सटर्नल रिस्क शॉर्ट टर्म में किन कारणों से जनरेट होती है वो यहाँ पर दिया गया है, और एक्सटर्नल रिस्क लॉन्ग टर्म में किन कारणों से जनरेट होती है वो यहाँ पर दिया गया है। तो आप ये डायग्राम को कैसे पढ़ोगे, स्ट्रेटेजिक रिस्क एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में शॉर्ट टर्म में कौन सी रिस्क हो सकती है, लॉन्ग टर्म में कौन सी रिस्क हो सकती है। स्ट्रेटेजिक रिस्क इंटरनल एनवायरनमेंट में शॉर्ट टर्म में क्या रिस्क हो सकती है एंड लॉन्ग टर्म में क्या रिस्क हो सकती है, इस तरीके से आपको इस डायग्राम को पढ़ना है। तो एक्सटर्नली रिस्क कौन सी हो सकती है शॉर्ट टर्म में हमारे लिए, एरर्स इन इंटरप्रेटिंग द एनवायरनमेंट कॉज स्ट्रेटेजिक फेलियर्स। तो बेसिकली आपने जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बातें होती है, कौन सी बातें होती है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इनको आपने अगर सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया या फिर आपसे इनको आइडेंटिफाई करने में कोई गलतियां हो गई तो आपका स्ट्रेटेजिक फेलियर हो सकता है। देन लॉन्ग टर्म में क्या एक्सटर्नल रिस्क हो सकती है हमारे लिए, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट लीड टू ऑब्सोलेसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे पहले बटन वाले फ़ोन थे, फिर बटन वाले फ़ोन में से अभी पूरा का पूरा स्मार्टफोन आ गया, यानी टच स्क्रीन वाले फ़ोन्स आ गए, तो उसमें क्या हो गया, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई। इंटरनल एनवायरनमेंट में शॉर्ट टर्म में कौन सी रिस्क होती है हमारे लिए, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी इज अनेबल टू कोप अप विथ स्ट्रेटेजिक डिमांड्स, यानी हमारे वीकनेसेस। देन लॉन्ग टर्म में हमारे लिए क्या रिस्क हो सकती है, inconsistencies with the strategy are developed on account of changes in internal capacities and preferences। बेसिकली जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है और एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हुए उसमें मिसमैच है, वो मिसमैच होने के कारण स्ट्रेटेजिक फेलियर हो सकता है। अब ये जो एक्सटर्नल रिस्क है, एक्सटर्नल रिस्क is on account of inconsistencies between strategies and the forces in the environment, and internal risk occurs on account of forces that are either within the organization or are directly interacting with the organization on a routine basis। तो external risk and internal risk कौन से कारणों से जनरेट होती है, कौन से फैक्टर्स की वजह से जनरेट होती है, वो यहाँ पर आपको बताया गया है। फिर आता है हमारा टॉपिक नंबर 9, फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अभी तक हमने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का कॉन्सेप्ट, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, उसके बेनिफिट्स, उसके लिमिटेशंस और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते समय कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी इश्यूज टू कंसीडर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ये सारी बातें पढ़ी। अब हम देखेंगे कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। द बिलो गिवन ब्रॉड लिस्ट ऑफ एनालिसिस दैट अ बिजनेस अंडरटेक्स to plan a strategy covers both aspects of external analysis and internal analysis. An analysis helps identify opportunities, threats, strengths and weaknesses। तो भाई साहब ये जो फ्रेमवर्क आपको दिया गया है, इस फ्रेमवर्क को अगर आप सही तरीके से अप्लाई करोगे तो अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आप सही तरीके से डायग्नोस कर पाओगे, एक्यूरेसी के साथ आइडेंटिफाई
कर पाओगे। तो एक्सटर्नल एनालिसिस यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जब हम एनालिसिस करेंगे तो कौन से कंपोनेंट्स का एनालिसिस करेंगे, कस्टमर का एनालिसिस करेंगे, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करेंगे, मार्केट का एनालिसिस करेंगे एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे। जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे तो हम परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कौन सा है ये अलग अलग पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, तो इन पैरामीटर्स का हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस यानी जो हमारी स्ट्रेटेजी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो कस्टमर में हम क्या देखेंगे, कस्टमर का सेगमेंट, कस्टमर का मोटिवेशन, अनमेट नीड्स। कॉम्पिटिटर के एनालिसिस में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, कल्चर, कॉस्ट स्ट्रक्चर। मार्केट एनालिसिस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, साइज, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एंट्री बैरियर्स। एनवायरनमेंट का एनालिसिस हम करते समय कौन से पॉइंट्स को देखेंगे, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड डेमोग्राफिक। इन एलिमेंट्स का एनालिसिस करेंगे। जब हम इंटरनली अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं तो कौन से पैरामीटर्स हम देखेंगे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सेल्स कितना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, रिलेटिव कॉस्ट, न्यू प्रोडक्ट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस करते हैं, कौन से पैरामीटर्स हम चेक करेंगे, पास्ट एंड करंट स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज एंड कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो जब हम एक्सटर्नल एनालिसिस में ये सारे पैरामीटर्स चेक करेंगे, इंटरनल एनालिसिस में ये सारे पैरामीटर्स चेक करेंगे, तो हमें हासिल क्या होगा। एक्सटर्नल एनालिसिस जब हम करेंगे तब हमने अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ट्रेंड्स एंड स्ट्रेटेजिक अनसर्टनिटीज मतलब रिस्क के बारे में जानकारी मिलेगी। जब हम इंटरनल एनालिसिस कंडक्ट करेंगे तो हमें स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, प्रॉब्लम्स, कंस्ट्रेंट्स एंड अनसर्टनिटीज मतलब इंटरनल रिस्क के बारे में जानकारी मिलती है। फिर strategy identification and selection, identify strategic alternatives, select strategy, implement the operating plan and review strategies। तो बेसिकली 3 सेगमेंट में ये डिवाइड है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस करो इन पैरामीटर्स का। उसके बाद में एक्सटर्नल स्टेप नंबर 2 में आपको ये अचीव होगा, इनके बेसिस के ऊपर स्टेप नंबर 3 में आप अपनी स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई करो और सिलेक्ट करके इंप्लीमेंट करो। तो 3 सेगमेंट्स में आपको ये फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस दिया गया है। अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 10 के ऊपर, इकोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स, पुअर, एवरेज, एक्सेलेंट। जब भी हम किसी इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं तब उसके इकोनॉमिक कैरेक्टर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन एवरेज है या फिर एक्सेलेंट है। पॉइंट नंबर 1, इट इज एविडेंट दैट इंडस्ट्रीज डिफर वाइडली इन देयर नेचर, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस एंड फ्यूचर प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, या फिर फ्यूचर में अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई तो प्रॉफिट के कमाने की कैपेसिटी के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। देन पॉइंट नंबर 2, द इकोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज वेराइज अकॉर्डिंग टू सच फैक्टर्स, ओवरऑल साइज एंड मार्केट ग्रोथ रेट। अब इकोनॉमिक कैरेक्टर यानी ये जो 3 हमने क्लासिफिकेशन की है प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी को, ये इन कारणों की वजह से बदलते रहता है। ओवरऑल साइज एंड मार्केट ग्रोथ रेट, द पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, द जियोग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ द मार्केट विच कैन एक्सटेंड फ्रॉम लोकल टू वर्ल्ड वाइड, the number and size of buyers and sellers, whether sellers' products are virtually identical or highly differentiated, the extent to which costs are affected by economies of scale, the types of distribution channels used to access buyers, marketing opportunities, disposable income of prospective buyers, गवर्नमेंट सपोर्ट एक्सेट्रा। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है पुअर, एवरेज, एक्सेलेंट का क्लासिफिकेशन। नेचर ऑफ कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस कैन बी मॉडरेट इन वन इंडस्ट्री एंड फियर्स इवन कट थ्रोट इन अनदर। ये जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस यानी बेसिकली एक ही प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने के वाले मार्केट में कितने लोग हैं, अगर बहुत ज़्यादा सेलर्स है तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट या सर्विस का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जहाँ पर भी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है वहाँ पर प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन भी हो सकती है।
Then in some industries, competition focuses on who has the best price, while in others, competition is centered on quality and reliability, as in monitors for PC and laptops, or product features and performance, as in mobile phones, or quick service and convenience, as in online shopping and fast foods, or brand reputation, as in laundry detergents and soft drinks. तो कंपटीशन दो हिस्सों में आपकी बटी हुई है. पहले कॉस्ट सेंसिटिव बायर्स यानी बेस्ट प्राइस यानी कॉस्ट कम से कम होगी और प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा, और दूसरा सेगमेंट आपका होता है भाई साहब प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट में फीचर्स होने चाहिए, क्विक सर्विस एंड कन्वीनियंस एंड ब्रांड रेप्यूटेशन. यानी ये जो पैरामीटर्स यहाँ पर दिए गए हैं इनके ऊपर कंपटीशन का स्टेट डिपेंड करता है कि कंपटीशन फियर्स होगी, रेगुलर होगी, फियर्स होगी या कट थ्रोट होगी. देन in other industries, the challenge is for companies to work cooperatively with suppliers, customers, and maybe even select competitors to create the next round of product innovations and open up whole new vistas of market opportunities. भाई साहब कोई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जैसे टेक इंडस्ट्रीज जो है उनको अपने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करके ही काम करना पड़ेगा, तभी जाके वो नए प्रोडक्ट का इनोवेशन कर सकते हैं. जैसे आप देखोगे कि भाई साहब ओपन एआई, अगर चैट जीपीटी को काम करना है तो उसको एनवीडिया की ज़रूरत है. जितनी भी एआई कंपनीज हैं जो जनरेटिव एआई में काम करती है उनको भाई साहब विदाउट चिप्स, एनवीडिया के चिप्स के बिना वो काम नहीं कर पाएंगी, इंटेल के चिप्स के बिना वो काम नहीं कर पाएंगी. अब एनवीडिया जो है वो प्रोडक्शन कहाँ पे कर पाएगी भाई साहब, बेसिकली जो उसका सिलिकॉन चिप होता है वो सिलिकॉन चिप अगर एनवीडिया को नहीं मिलता है, वो प्रोडक्ट या रेयर अर्थ मटेरियल नहीं मिलता है, तो एनवीडिया भी कुछ काम नहीं कर पाएगी. अब इन सारी कंपनीज को एनर्जी नहीं मिली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की गई, तो वो लोग काम नहीं कर पाएंगे. तो आपको कोलैबोरेट करके काम करना पड़ेगा, तभी जाके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलेगा और तभी जाके प्रोडक्ट इनोवेशंस पॉसिबल हो पाते हैं. एंड इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक ट्रेड्स एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस एंड how they are expected to change determine whether its profit prospects are poor, average and excellent. तो बेसिकली ये सेकंड लास्ट पॉइंट अभी आप ध्यान में रखना, पुअर, एवरेज एंड एक्सेलेंट, ये डिसाइड कौन करता है. तो हमने यहाँ पर जितने पॉइंट्स देखे, इकोनॉमिक कैरेक्टर, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, फ्यूचर प्रॉफिट प्रॉस्पेक्ट्स, मार्केट के अलग अलग पैरामीटर्स, ठीक है, कंपटीशन के पैरामीटर्स, बेस्ट प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स, क्विक सर्विस एंड कन्वीनियंस एंड कोलैबोरेशन विद द स्टेक होल्डर्स, ये सारी चीजें मिलके डिसाइड करती है कि इंडस्ट्री का प्रॉफिट प्रॉस्पेक्ट पुअर होगा, एवरेज होगा या एक्सेलेंट होगा. Industry and competitive conditions differ so much that leading companies in unattractive industries can find it hard to earn respectable profits, while even weak companies in attractive industries can achieve good performance. तो भाई साहब ये जो prospects है इसके बारे में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो, आपको उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना है, डिविडेंड कमाना है, रिटर्न कमाना है. तो आप अगर इस इंडस्ट्री में लगाओगे तो रिटर्न कम आएगा, फिर आप बोलोगे कि यार मेरा पैसा वेस्ट हो गया. यहाँ पे आओगे तो आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एक्सेलेंट ऑप्शन को चूज करते हो तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी. तो इस तरीके से मित्रों हमारा ये जो टॉपिक नंबर 2.2 था स्ट्रैटेजिक एनालिसिस वाला, इसका रिवीजन होता है समाप्त, और ये वीडियो भी यहाँ पर होता है समाप्त. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको बस बता देता हूँ. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2.3 स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय.